हुंकार, कहा जल्द बंद हो जाएगी टीएमसी की दुकान, केंद्रीय योजनाओं को रोक रही टीएमसी। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। टीएमसी पर पीएम मोदी का जोरदार हमला, कहा दलित और आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं, गरीब को सशक्त नहीं करना चाहती टीएमसी। बाबा साहब आंबेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुण्य में भरी हुंकार, कहा बिहार कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, विकसित भारत के लिए 400 पार। आतंकवाद को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा पहले आए दिन भारत पर हमले होते थे, अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। जो देश आंख दिखाता था आज भीख मांग रहा है। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से आरजेडी पर साधा निशाना, का भ्रष्टाचार का दूसरा नाम और जंगल राज का चेहरा है आरजेडी। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला और कहा कुछ लोग संविधान को हथियार बना रहे, संविधान सभी के लिए समान है, देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खुल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। उत्तराखंड के कोटद्वार में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा इंदिरा गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और हिसाब भी देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह की हुंकार, कहा धारा 370 खत्म हुई, आतंकवाद आखिरी चरण में। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप है। जेपी नड्डा ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा डीएमके का मतलब वंशवाद और मनी लॉन्ड्रिंग, 4 जून के बाद ये सभी जेल में होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया, समर्थकों ने फूल बरसाकर किया सिंधिया का स्वागत। डिंपल यादव ने दाखिल किया नामांकन, डिंपल यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में ईडी सीबीआई को आगे करके चंदा बटोरा गया, बीजेपी का सफाया होना तय। सीएम मोहन यादव पर रामगोपाल यादव का बयान, कहा मैं किसी मोहन यादव को नहीं जानता, बीजेपी किसी को भी भेज पर ले जीतेगी तो सपा ही है। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समेत कई लोगों पर केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज, जनसभा के दौरान पुलिस को दी थी धमकी। पप्पू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश ने बिहार में नौकरियां नहीं दी, नीतीश ने रोजगार ही खत्म कर दिया, ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले दिग्विजय सिंह, कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने राजगढ़ से दिया टिकट, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं, मैं चाहता था चुनाव बैलेट पेपर से हो। बीजेपी नेता प्रफुल्ल शाहदेव का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष हताश और निराश है, महंगाई की बात करना इन्हें शोभा नहीं देता। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, डायमंड हार्बर से अभिजीत दास और फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट।
बसपा ने जारी की एक और लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। श्रीकला ने जय भीम लिख करके किया पोस्ट। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और जनता का मूड जानने के लिए हम नागपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद हैं और इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हम जानेंगे कि सड़क पर बस तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ देश में किसकी चलेगी और चलेगी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, कितनी चलेगी, कौन के दावे और कौन के वादे कितने रहने और सुनने को मिलने वाले हैं, आज वही जानते हैं। कुछ लोग मौजूद है। दादा, किसकी चलेगी सरकार? मोदी की चलेगी। मोदी की चलेगी और किसी की ना चलेगी ना। क्यों? काम चल रहा है ना। काम चल रहा है। ये देखिए, दादा कुछ कह रहे हैं, कुछ और लोग हैं। सर, क्या लग रहा है किसकी चलने वाली सरकार? मोदी की चलेंगे। मोदी की। काम दिख रहा है। काम दिख रहा है। काम दिख रहा है। दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसके दावे वादे हैं? मोदी की है। मोदी लग रहा है, काम दिखता है। हाँ हाँ सड़कों पर नजर आता है। हाँ। सड़क वाला भी नहीं, सिस्टम बहुत कुछ सिस्टम है उसमें, बहुत कुछ हो रहा है। सड़क तो आम काम हो गया, वो जो काम नहीं होने वाला था वो हो गया, वो होने वाला है, हो रहा है, और कुछ बाकी है वो भी हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चाइना कौन आएगा? मोदी मोदी मोदी। क्यों आएगा? अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएगा। क्यों? अच्छे काम कर रहा है इसलिए। अच्छा। हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये मैडम, क्या लग रहा है, कौन आने वाला है इस बार? सर, मैं 28 साल से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, ना कोई पीएफ है ना कुछ है, इसलिए मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए। प्राइवेट काम करने वालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। वोट देना पड़ता है, वोट देना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या है इस बार का माहौल? अभी फिलहाल में तो मोदी चालू है, लेकिन वो क्या हर साल 5 साल में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, आपको क्या लग रहा है मैडम? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि कुछ और लोग हैं, उनसे आपको क्या लग रहा है, क्या है इस बार माहौल? अच्छा, वोट तो देते हैं ना? नहीं, इस बार नहीं देना। इस बार नहीं देना है। क्यों? बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं, क्या है इस बार माहौल? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, कारण बेरोजगारी। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे फिर? राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं, ठीक क्या होना चाहिए इस बार, क्या माहौल है देश में? माहौल तो मोदी जी का ही लग रहा। कारण क्या है इसके? बहुत सारे कठिन समय में आपात स्थिति में उन्होंने साथ दिए हैं, देश को भी संभाला है, इससे ऐसा लग रहा है कि आएंगे तो मोदी। कुछ और लोग हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार? मोदी आएगा। मोदी आएगा। खास वजह है इसकी? हिंदू राष्ट्र बनेगा, अच्छा, इसीलिए होना। बना कर मानेंगे? मानेंगे। और वजह नहीं इसकी? नहीं, और कोई वजह नहीं होना। हिंदू राष्ट्र होना और हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए हमको। काम अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा? काम अच्छे हो रहे हैं ना। बड़े उन्होंने मतलब जो भी बढ़ाया होगा, जीएसटी बढ़ाया या जो कुछ भी बढ़ाया उसने, लेकिन काम दिख रहा है। जैसा पैसा ले रहा है वो जनता से, वैसा वो काम भी कर रहा है, ये दिख रहा है हमको। हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी है, वो मतलब ऐसे जात धर्म पे मानते नहीं, वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे नागपुर से तो नितिन गडकरी आएगा। और देश में तो मोदी आएगा। ये बताइए, क्या है इस बार का माहौल चुनाव का? संगीता पाए क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्या है इस बार का चुनावी माहौल? हाँ, लग रहा है कि बीजेपी आएगी, ऐसा लग रहा है। कारण क्योंकि अभी तक मोदी जी ने जो काम किए है तो बहुत काम किए है ना उन्होंने। बाकी की सरकार आती है तो वो कुछ नहीं, अपना पेट भरती है और बस 4-5 साल मस्त आराम से रहती है। मोदी जी कर रहे हैं काम, अच्छा कर रहे हैं। और कौन सा बड़ा मुद्दा लग रहा है आपको? नहीं जानते, वोट डालते हैं? नहीं। अभी छोटे हैं। तो कुछ और लोग हैं। आंटी, क्या है इस बार माहौल चुनावी? मुझे नहीं पता, मोदी जी कर रहे बोल रहे सब। मुझे तो नहीं लगता नागपुर से कोराडी जॉब के लिए जाना पड़ता, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं। बड़े बड़े काम कर रहे हो लेकिन गरीब लोगों को तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं ना। वो भी कोराडी मंदिर में दुकान लगा रहे, वहाँ पे भी दुकान फेंकते हैं उठा के,
कुछ तो हमारा तो कुछ अच्छा नहीं, बाकी लोगों का नहीं पता। लोकल लेवल पे भी काम होना चाहिए। लोकल लेवल में हम जैसे गर्मी को तरफ पर ध्यान देना चाहिए। नागपुर से मैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आती हूँ कोराडी दुकान लगाने के लिए, वहाँ पे भी दुकान लगाती, वहाँ पे भी तो उनकी चल रही है, वहाँ दुकान फुटपाथ पे होना नहीं, फेंक रहे, बड़े बड़े लोगों के दुकान दे रहे हैं। मतलब जो नगर निगम के स्तर पे काम है वो भी होने चाहिए, उनका भी ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल से दिया जाना चाहिए और मैनेज होना चाहिए, ताकि आम लोगों की समस्याएं जो है वो भी सुधरती हुई नजर आए। तो चलेगी नहीं चलेगी ये जानने की कोशिश करी, और किसकी चलेगी उसमें अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि चाहे नागपुर का जिक्र कर लीजिए या फिर देश का जिक्र कर लीजिए, देश में मोदी की चलती हुई नजर आ रही है और नागपुर में नितिन गडकरी की। अब देखने वाली बात होगी कि 24 के परिणाम के बाद आखिर क्या होता है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट माफी देने को तैयार नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव लगातार माफी मांग रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये आप समझ सकते हैं कि मंगलवार को क्या कुछ कोर्ट के भीतर टिप्पणी की गई और क्या कुछ योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से बातें रखी गई। इस रिपोर्ट को देखिए। पतंजलि विज्ञापन केस में बाबा रामदेव की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई में फिर पेश होने का निर्देश दिया, तो वहीं माफी के मुद्दे पर भी रामदेव और बालकृष्ण को निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी अभी स्वीकार नहीं की गई है। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने कई बार सुप्रीम कोर्ट से गलतियों की माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से माफीनामा प्रकाशित करने की पेशकश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी इस मामले में नरमी नहीं दिखाई। रामदेव ने इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट से कहा, हम माफी मांग रहे हैं, हम गलती नहीं दोहराएंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी पिछली भूमिका को हम ध्यान में रखे हुए हैं, आप इतने भी नादान नहीं हैं कि आपको ये नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद बालकृष्ण ने रामदेव की तरफ से सफाई देने की कोशिश की। बालकृष्ण ने कहा, स्वामी जी किसी भी तौर पर संस्था से नहीं जुड़े हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए। उन्होंने बालकृष्ण के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, आप ऐसा बोलकर ये बता रहे हैं कि आप में सुधार नहीं है। कोर्ट का ये सख्त रुख देखकर रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से फिर माफी मांगते हुए कोर्ट पर भरोसा जताने की कोशिश की और कहा कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को दो टूक कह दिया कि हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करे कि नहीं, क्योंकि आपने आदेश का एक नहीं 3 बार उल्लंघन किया है। आप कहना चाहेंगे बाबा जी? जो कहना था सर कोर्ट में कहा ना। थैंक यू। अब उम्मीद है कि अब कोर्ट आपकी वो माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, उम्मीद की जा सकती है। आपको न्यायपालिका पे बोला ना, न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट का रुख पतंजलि के विज्ञापन केस को लेकर बिल्कुल साफ दिखा। कोर्ट ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एलोपैथी पर उंगली उठाने का हक नहीं है, जिस पर रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से बार बार माफी मांगी गई। लेकिन कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के तमाम दावों को खारिज किया और जबरदस्त फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की तरफ से की गई तमाम गलतियों को याद दिलाते हुए दो टूक कह दिया कि आपने ऐसा किया क्या है जिसके लिए आपको माफी दी जाए। बहरहाल रामदेव और बालकृष्ण के तमाम दलीलों और दावों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का रुख मंगलवार को भी पतंजलि विज्ञापन केस में सख्त रहा। अब देखना यह है कि इस मामले में अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आए रामदेव और बालकृष्ण को माफी मिलती है या कोर्ट इस मामले में कोई सख्त फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।